रवि और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। मुरादाबाद जनपद में 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जोरों शोरों पर मतगणना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मतगणना की तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मतगणना को लेकर जरूरी जानकारी साझा की। मुरादाबाद जनपद में 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जोर शोर से मतगणना की तैयारी में जुटे हैं। मतगणना की तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा है और इसी क्रम में मतगणना में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हमारे जितने भी काउंटिंग सुपरवाइजर थे, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और ARO, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया में यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और वहां पर जो काउंटिंग हॉल होता है, वहां पर इनके ही द्वारा मतगणना का कार्य संपन्न कराया जाता है। इस पूरी व्यवस्था के लिए वहां पर 14 टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें EVM की भी काउंटिंग होगी, साथ ही पोस्टल बैलेट और ETPP उनकी भी काउंटिंग इन्हीं टेबल्स पर होगी और हर टेबल के सामने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे और वो अपने एजेंट भी रख सकते हैं। इसके लिए उनकी तरफ से आवेदन आने शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि मतगणना स्थल पर प्रातः 6 बजे कर्मचारियों को बुलाया गया है। सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। देखिए, आज हमारे जितने इसमें काउंटिंग सुपरवाइजर्स थे, काउंटिंग असिस्टेंट थे और माइक्रो ऑब्जर्वर और AROज, इन लोगों को आज प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि इस पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया में यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और वहाँ पर जो हमारा काउंटिंग हॉल होता है, वहाँ पर इनके द्वारा ही मतगणना का काम संपन्न कराया जाता है। तो इस पूरी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 114 टेबल लगाई है, जिसमें EVM की भी काउंटिंग होगी, प्लस पोस्टल बैलेट और ETPP जो है उसके भी काउंटिंग इन्हीं टेबल्स पे होगी और इसके लिए अलग अलग टेबल्स ईयर मार्क की गई हैं और हर टेबल के सामने जो हमारे इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स होंगे, उनके एजेंट्स भी वो अपने रख सकते हैं। इसके लिए उन लोगों की तरफ से ऑलरेडी आवेदन आना शुरू हो गया है। वहाँ पर प्रातः 6 बजे हमने अपने कर्मियों को बुलाया है, जिससे कि 8 बजे हमारा सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और ठीक 8:30 बजे से हम लोग EVM मशीनों की काउंटिंग साइड बाय साइड शुरू कर देंगे। पोस्टल बैलेट की मतगणना साइड बाय साइड चलती रहेगी। अगर समाप्त हो जाती है 8:30 तक तो ठीक है, जिसकी संभावना नहीं है तो 8:30 के बाद पोस्टल बैलेट अलग टेबल पर चलेगी और जो हमारी EVM कंट्रोल यूनिट की काउंटिंग है वो अलग टेबल पर चलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10 घंटे में हमारी पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। हर राउंड के काउंटिंग के बाद हम टेबल वाइज जो रिजल्ट सीट होती है उसको लेकर के उसका टेबलेशन करते हैं और हर राउंड का अनाउंसमेंट भी करेंगे। अनाउंसमेंट के लिए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो हमारे मीडिया के साथी होंगे उनको हर राउंड का रिजल्ट हम देन एंड देयर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर DD इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भेजते रहेंगे, जिससे मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को भी वो रिपोर्ट मिलती रहे। इसके अलावा वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग अनाउंसमेंट की भी कोशिश करेंगे कि हर राउंड का अनाउंसमेंट भी किया जाए और व्हाइट बोर्ड भी लगाया जा रहा है, जिसपे हर राउंड का मतगणना परिणाम लिखा भी जाएगा। वहीं 10 तारीख को ऐलान हो जाएगा कि इस महासंग्राम का विजेता कौन बनता है। मुरादाबाद विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होनी है। ऐसे में होली का त्योहार और शव्य रात करीब है, जिसको लेकर मुरादाबाद पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं SSP बबलू कुमार ने जिले के थाना प्रभारियों और क्षेत्र अधिकारियों के साथ एक बैठक पुलिस लाइन में की। सभी क्षेत्र अधिकारी और थाना अध्यक्षों को SSP ने मतगणना और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्देश साझा किए। 2022 के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होनी है। होली का त्योहार और मुस्लिम पर्व शब-ए रात भी करीब है। ऐसे में मुरादाबाद पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के कप्तान बबलू कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्र अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए एक बैठक की। SSP बबलू कुमार ने कहा कि पुलिस के लिए आने वाली चुनौतियां मतगणना और त्योहार है, जिसको देखते हुए सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्र अधिकारियों और पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। 3 दिनों में सभी थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक करेंगे। सभी जगह अलग अलग पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। कुछ जगह पर होमगार्ड और चौकीदारों को तैनात किया जाएगा और कुछ जगहों पर सिविल पुलिस तैनात की जाएगी। लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा और मतगणना के दिन 10 तारीख को पूरी व्यवस्था 3 चरणों में मंडी समिति मतगणना स्थल पर रहेगी, जहां तीनों एडिशनल SP की तैनाती रहेगी और सर्किल अधिकारी और थाना प्रभारी नियुक्त रहेंगे। देखिए, आगामी पुलिस के लिए जो चुनौती है वो काउंटिंग और उसके बाद जो त्यौहार हमारे होली का है। आज यहाँ सभी थाना प्रभारी, क्षेत्र अधिकारी और सभी
पुलिस के हमारे अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और दोनों पृष्ठभूमि में दोनों कार्यक्रम के दृष्टिगत किस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली होगी इसके बारे में विस्तृत से चर्चा की गई है। अगले 3 दिनों में सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में अपनी पीस कमेटी की बैठक बृहद तौर पर करेंगे ताकि हर व्यक्ति जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत हो जाए और साथ ही साथ प्रत्येक गांव का हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं कि कौन कौन से गांव संवेदनशील है, अति संवेदनशील और नॉर्मल है, सामान्य है। इन 3 कैटेगरी में गांवों को बांटकर उसके लिए अलग अलग पुलिस फोर्स, जहां हम कुछ जगह सिविल पुलिस, कुछ जगहों पर हम होमगार्ड, कुछ जगहों पे चौकीदार, कुछ जगहों पे हम लोगों के सहयोग की भी जो है वो ज़रूरत रहेगी। उसके अतिरिक्त हमारे पास मतगणना के लिए काफ़ी मात्रा में CPMF भी हमें यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यालय के द्वारा। तो काउंटिंग के दिन 10 तारीख को हमारी जो है पूरी व्यवस्था 3 चरणों में यहाँ मंडी पे काउंटिंग स्थल पे रहेगी, इनर, आइसोलेशन और आउटर कॉर्डर में, जहाँ हमारे तीनों एडिशनल SP और सर्किल ऑफिसर्स और थाना प्रभारी नियुक्त रहेंगे और 3 कंपनी CPMF के अतिरिक्त PAC और भी हमें मिल रही हैं जिनको लगाई जाएंगी। PAC और अन्य कंपनी भी मतगणना स्थल पर तैनात रहेंगी। साथ ही इस बात पर और ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति विजय जुलूस ना निकाले। आगे जाकर सभी लोग अपने क्षेत्र, अपने गाँव में शांतिपूर्ण ढंग से रहें। इसको लेकर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ SSP ने बताया कि निगरानी सर्विलांस द्वारा ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। रेल से यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। रेल बोर्ड के निर्देश के बाद रेल यात्री ट्रेनों में जनरल टिकट की व्यवस्था शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस विषय में उत्तर रेलवे के GM आशुतोष गगल ने रेल यात्रियों को राहत देने वाला बयान दिया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद रेल यात्री ट्रेनों में जनरल टिकट की व्यवस्था शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और इस विषय पर उत्तर प्रदेश के GM आशुतोष गगल ने रेल यात्रियों को राहत देने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि रेलवे ने अपने सिस्टम में ट्रेनों को जनरल कोच में आरक्षण को रोक दिया है। यात्रियों के पुराने आरक्षण के बाद आरक्षण नहीं दिए जा रहे हैं। अगले सप्ताह से जल्द ट्रेनों में अनारक्षित टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने ये जानकारी दी है। मुरादाबाद सहित उत्तर रेलवे में जल्द ही यात्री सुविधाओं को लेकर बेहतर काम किए जा रहे हैं। जल्द ही सभी ट्रेनों में जनरल टिकट मिलेंगे, जिसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह सभी को जनरल टिकट मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अभी भी अनारक्षित टिकटें लगभग सभी ट्रेन में चल रही हैं और इसमें जो आरक्षण की जो सुविधा है, अनरिजर्व्ड कोचेस जो पुराने चला करते थे, वो हम जो रिजर्वेशन डेट है उसके आधार पर ट्रेन बाय ट्रेन इसमें डिसाइड कर रहे हैं। जैसे जहाँ तक रिजर्वेशन हो चुका है वहाँ तक तो आप उससे परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो भी तिथि मिलती है उस पर हम लोग उसे परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। उसके साथ साथ हमने होली के त्यौहार के लिए भी कई ट्रेनों की घोषणा कर दी है, जो संचार माध्यमों से आप तक पहुँच गई होगी। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के चलते जनरल टिकट में रजिस्ट्रेशन और रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ ट्रेनों में ना चले। वहीं जिंदगी को पटरी पर लौटने के बाद अब रेलवे ने जनरल टिकट को दोबारा पुराने स्थान पर शुरू करने की व्यवस्था शुरू की है। महिलाओं को सशक्त करना है तो परिवार और समाज की मानसिकता को बदलना होगा। ये बातें विश्व महिला दिवस के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच की महिला इकाई द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह में बताई गई। दुनिया की पहचान नारी, दुनिया का एहसान है नारी, हर घर की जान। विश्व महिला दिवस के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच की महिला इकाई द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह दिल्ली रोड स्थित प्रेम चुनरिया में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं कुमारी अग्रिमा द्वारा दुर्गा स्तुति से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अंचल गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार और समाज ने बराबरी का अधिकार तो दिया है, परंतु क्या उसके काम को वो सम्मान दिया है जिसकी वो अधिकारी है? क्या परिवार में नारी के निर्णय को सम्मान से स्वीकार किया जाता है? महिलाओं को आरक्षित सीट पर सरपंच तो बना दिया जाता है, परंतु निर्णय उनके पति लेते हैं। महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार तो मिल गया है, परंतु अधिकार मांगने वाली महिलाओं को समाज से सम्मान नहीं मिला। महिला को सशक्त करना है तो परिवार एवं समाज को मानसिकता बदलनी होगी। नारी के कार्य एवं निर्णय को वो सम्मान देना होगा जिसकी वो अधिकारी है। मुख्य अतिथि अनीता गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है, इसलिए वो दोगुनी सम्मान की अधिकारी है।
कार्यक्रम में मोनिका अग्रवाल, सुमिति, डॉक्टर विभा मलिक, कुमारी अभिव्यक्ति सिंह, शिखा वार्ष्णेय, सविता चौधरी, धारा सिंह, संगीता भाटिया, सृष्टि सिंह, रोहिना अरोड़ा, अंजलि सेन को मातृशक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वहीं धनवी धीमन, परिणिका ओशिन एवं मनुषी रस्तोगी ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संचालन सह जिला महिला प्रमुख गरिमा सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से क्षेत्र संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार, प्रांत संयोजक कपिल नारंग, जिला संयोजक प्रशांत शर्मा, सतीश अरोड़ा, जिला महिला प्रमुख पूनम चौहान, महानगर आदि रहे। अमरोहा जोआ रोड स्थित अमरोहा ग्रीन के पास एंजल नर्सिंग होम का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य परवेज अली द्वारा फिदा काट कर किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में एंजल ग्रुप का अहम योगदान है। एंजल ग्रुप द्वारा समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। एंजल ग्रुप अब अमरोहा जिले में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देगा। एंजल ग्रुप की एक शाखा का अमरोहा जिले में भी शुभारंभ किया गया है। अमरोहा जोया रोड स्थित अमरोहा ग्रीन के पास एंजल नर्सिंग होम का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य परवेज अली द्वारा किया गया। एंजल नर्सिंग होम के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर इरशाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एंजल नर्सिंग होम में डॉक्टर टी अहमद MBBS MS सर्जन डॉक्टर वाई शर्मा, फिजिशियन डॉक्टर आसिफ, फिजिशियन डॉक्टर इरशाद एवं गायनी डॉक्टर बुशरा हयात द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। अस्पताल में मुनासिब दामों पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। एंजल नर्सिंग होम 24 घंटे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उपलब्ध है। क्षेत्र की आवाम से गुजारिश है कि एक बार खिदमत का मौका जरूर दें। का नाम है एंजल नर्सिंग होम। ये जोया रोड पर खोला गया है, अमरोहा ग्रीन के पास में। यहाँ पर सभी प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह है, पीडिया डॉक्टर है यहाँ पर, और हम लोग हिजामा थेरेपी, लीज थेरेपी सारे काम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दें? यहाँ डॉक्टर टी अहमद है, MS सर्जन है, डॉक्टर YS शर्मा है, जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर बुशरा हयात है, गायनिकोलॉजिस्ट देखेंगे वो, और मैं हूँ डॉक्टर शाद, मैं लीज थेरेपी और हिजामा थेरेपी देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अमरोहा में मल्टी हॉस्पिटल भी है, तो फिर आपके हॉस्पिटल में मरीज क्यों आए? हमारे हॉस्पिटल में मरीज नहीं आएगा क्योंकि हम बहुत कम पैसों में मरीज को काम करके देंगे। सर्जरी वगैरह जो जहाँ पर 40-50 हज़ार रुपये लग रहे हैं, वहाँ पे हम 10-15 हज़ार में करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके हम कैंप वगैरह करेंगे, कैंप में दवाई फ्री रहेगी, जाँच वगैरह फ्री रहेगी, जो हमसे बेटर हो सकेगा वो काम करेंगे। अच्छा, 24 आवर्स में कितने समय आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया? 24 आवर है, 24 आवर हम लोग यहाँ आएंगे। पेशेंट हमारे पास जैसे मरीज आएगा हम ऑन कॉल आएंगे, कहीं भी हों हम यहाँ पर हैं। इस दौरान शमसुल, रिशान, समीर कमर, आलम, हाजी नसरत हुसैन, हाजी खालिद हुसैन, अनीस अहमद सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर में छठे दिन नारी सशक्तिकरण और कौशल विकास के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू महलोत्रा ने किया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर में छठे दिन नारी सशक्तिकरण और कौशल विकास के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू महलोत्रा के दिशा निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रतिदिन की भांति प्रार्थना लक्ष्य गीत से हुआ। साथ ही स्वयं सेविका श्रद्धा दुबे के द्वारा 5 मार्च को हुए कार्यक्रम की आख्या पढ़ी गई। शिविर में कौशल विकास के अंतर्गत स्वयं सेविकाओं एवं बस्ती के लोगों को डायमंड योगा स्टूडियो और काउंसलिंग सेंटर की डायरेक्टर शिल्पी सक्सेना के द्वारा योगा के विभिन्न
आसनों का अभ्यास कराया गया। उन्होंने बताया कि योगा शरीर और मन दोनों के लिए बेहतर साधन है, इसलिए अपनी दिनचर्या का प्रारंभ योग से करें। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर शेफाली अग्रवाल ने लोगों को बताया कि योग शरीर और मन दोनों के लिए बेहतर है और इसको दूसरों को सिखाकर अपनी आय की जा सकती है। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं ने डोर टू डोर जाकर बस्ती की महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया। हमने देखा था जब हॉस्टल में आई उससे पहले किसी ये लाइन थी, उसके बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और वो आई। देखो मोटिवेशन दो ना और ड्राइव को रखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं ये वाले एग्जाम दूंगी तुरंत ही पास हो जाऊंगी फिर नौकरी मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। संघर्ष का पॉइंट से आदमी फेल हो जाता है बेटा। मतलब मेरे कितने एग्जाम्स ऐसे रहे कि 0.25 से फेल हो गया, 1 नंबर से कम रह गया। अच्छा वो उसमें नहीं हुआ क्योंकि वो छोटे लेवल के एग्जाम थे, वो बिल्कुल क्लरिकल वाले टाइप के रहे होंगे। तो लेकिन नहीं होना, असफलता को भी पचाना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि हम गए और एकदम एक बार में छोड़ के चले। होते हैं कुछ लोग वैसे भी, लेकिन सब लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो 2 बार 3 बार। रीना क्या पूछना चाह रही हो बेटा? शिविर के तृतीय सत्र में बस्ती की महिलाओं और स्वयं सेविकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शेफाली अग्रवाल और डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा किया गया। शिविर में अलीशा, आफरीन, जुबिया, ईशा शर्मा, शैली, श्रद्धा, तस्मिया, शिवी, दानिया, सदफ, गुनगुन, आंचल आदि स्वयं सेविकाएं मौजूद रहीं। रामगंगा विहार फेज 2 स्थित सीएल गुप्ता फार्म हाउस में 3 दिवसीय श्री राम जन्म कथा और बाल कांड पाठ का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। आपको भी दिखाते हैं एक झलक। तो जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी उम्र कम ज्यादा हो सकती है, पर काल के प्रभाव से सब दूषित हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। उनको बचा रखने के उपाय किए गए हैं। इस सुरक्षा में रखेंगे तो ये चीज ठीक रहेगी, इस सुरक्षा में रखेंगे तो ये चीज ठीक रहेगी। मन को ठीक रखने का क्या तरीका है? व्यक्ति न बिगड़ने पाए, मनुष्य न बिगड़ने पाए, वो हमेशा अच्छा बना रहे, इसका क्या तरीका है? और महर्षि वाल्मीकि ने इसका चिंतन किया। रामगंगा विहार फेज 2 स्थित सीएल गुप्ता फार्म हाउस में 3 दिवसीय श्री राम जन्म कथा और बाल कांड पाठ का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। दोहराते हैं, वो राक्षस बन गया, उसको शाप हो गया। क्या गलती की है उसने? कोई अपराध उसका है? आकाशवाणी में तो देवता कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, तुम्हारा दोष नहीं है। नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, राजा ने कोई गलती नहीं की है। पर हम विचार कर देखें, कोई गलती नहीं की है क्या? गलती तो की है ना। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहो सत्य सब बात। ब्राह्मण कैसे हमारे अधीन हो जाएंगे ये बताओ। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गलती है? तो अब ये भी लग सकता है कि महाराज जी तो ब्राह्मणों की महिमा के लिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हम रामायण पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छाई और बुराई किसके आधार पर तय करनी है? राम जी के आधार पर तय करनी है, क्योंकि राम जी ही रामायण के नायक हैं। एक राजा बैठा हुआ है एक मुनि के सामने और वरदान मांगना है, तो वो क्या मांग? श्री राम जन्म कथा एवं बालकांड पाठ के प्रथम दिवस प्रातःकाल के समय मानस पाठ किया गया, जिसके बाद सायंकाल की बेला में श्री राम जन्म कथा और बालकांड पाठ का गुणगान आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण भारद्वाज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। वर्षों के चिंतन के बाद उनके भीतर एक निष्कर्ष निकला। यही तो वैज्ञानिक करते हैं। कोरोना आ गया है तो वैक्सीन बनाने के लिए अनुसंधान शुरू हो गए, और अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि हम 100% बढ़िया वैक्सीन बना ले गए हैं, पर काम चलाने के लिए जल्दी जल्दी में बन गई। और हम लोग 1 डोज 2 डोज, अब तो शायद अब बूस्टर डोज भी लग गई। लोगों को पता लगा कि हम पूरी अच्छी तरह से नहीं बना पाए हैं, तो इसलिए 3-3 डोज लग गई। महर्षि वाल्मीकि ने इस बात की चिंता की, हम क्या कर सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य बना रहे। सुख की अधिकता, दुख की अधिकता, अनुकूलता का दबाव, प्रतिकूलता का दबाव उसकी मनुष्यता को कुंठित न कर सके। और तब उन्होंने निर्णय लिया, यदि सबके मन में, सभी मनुष्यों के अंतःकरण में एक आदर्श मनुष्य का चरित्र स्थापित हो जाए,
प्रत्येक व्यक्ति के मन को, जीवन को एक अच्छे चरित्र से ऐसा भर दिया जाए कि व्यक्ति उस चरित्र की आभा से बाहर न निकल पाए। यदि हम मनुष्यता को ऐसी दवा दे सकें कि मनुष्य का जीवन एक चरित्र के प्रभाव में इतना डूब जाए कि कुछ भी आए वो उसके बाहर न निकाल सके प्रभाव के उसे, तो वो बिगड़ेगा नहीं। जैसे लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालिए तो पानी सोखता है, पर लकड़ी के उस टुकड़े को तेल में भिगा दीजिए, फिर पानी में डालिए, तभी पानी सोखेगा क्या? महर्षि वाल्मीकि ने चिंतन किया, हमारा मन सुख और दुख को अधिक सोख लेता है। सुख अधिक होगा तो भी, दुख अधिक होगा तो भी। यही दो संवेग हैं जो मन को प्रभावित करते हैं। तो हम अपने मन में कुछ ऐसा पदार्थ सिझा दें कि फिर कोई सुख कोई दुख मन में भरे ही नहीं। मन भले ही उसमें डूब जाए पर मन के भीतर सुख दुख का प्रभाव नहीं जाने पाए। इसका उपाय क्या है? और तब महर्षि वाल्मीकि चिंतन करने लगे, हमें एक ऐसा चरित्र चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में हो, और वो निर्णय नहीं कर पाए इस बात का। उनके मन में प्रश्न है, कोनोस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। उन्होंने 16 प्रश्न रखे, 16 पॉइंट्स रख करके उन बिंदुओं से महर्षि वाल्मीकि ने मनुष्यता का एक चरित्र रचा। ऐसा मनुष्य संपूर्ण मनुष्य होगा, लेकिन वो संपूर्णता मनुष्य में हो नहीं सकती। तो जितने लोगों को देखा कोई उसमें पूरा नहीं पड़ता, और फिर वो नारद जी से पूछते हैं इस बात को। नारद जी वहां आए तो उनसे पूछा महर्षि वाल्मीकि ने कि मैं तो आश्रम में बैठे बैठे चिंतन कर रहा हूँ, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, आप बताइए ऐसा कोई है? देवर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं कि हाँ, ऐसा है कोई जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। मनुष्यता को जितने गुण चाहिए वो सारे गुण किसी एक में विद्यमान हैं, ऐसा कोई है? कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जिनको श्री राम के नाम से जाना जाता है, उनमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। कथा के प्रथम दिवस आचार्य द्वारा भगवान श्री राम के जन्म का बड़ा ही सुंदर वृत्तांत सुनाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम की भक्ति की अविरल धारा में प्रवाहित करते हुए सभी को झूमने के लिए विवश किया गया। महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों ने विशेष शिविर के 6वें दिन महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन के प्रथम सत्र में चयनित मलिन बस्ती, भदौरा और अंबेडकर नगर में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में सभी स्वयंसेवक एवं सेविकाओं ने स्लोगन एवं पोस्टर के माध्यम से बस्ती की गली गली में लोगों को महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए लागू किए गए नियमों एवं कानूनों के बारे में बताया। रैली का संयोजन छात्र इकाई प्रभारी दुर्गा प्रसाद पांडे एवं छात्रा इकाई प्रभारी डॉक्टर अस्मा अजीज के द्वारा किया गया। बौद्धिक सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में एंटी रोमियो पिंकी टीम की जिले की प्रभारी ज्योति चौधरी ने 10901098181112 हेल्पलाइन एवं आपातकालीन नंबरों के बारे में स्वयंसेवकों एवं स्वयंसेविकाओं को अवगत कराया। कटघर थाने की प्रभारी अमरीश देवी ने स्वयंसेविकाओं को संबोधित करते हुए चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो नारे का मतलब समझाया। समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत दीक्षित ने स्वयंसेवक एवं सेविकाओं को संबोधित करते हुए समाज को जीवंत बनाने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। स्वयंसेवकों में विशाल गुप्ता, लखविंदर, दीपक सैनी, विशाल सैनी, ध्रुव, कमल तथा स्वयं सेविकाओं में प्रिया, आकांक्षा, हुमा, दिया, प्रतिभा, अंकिता आदि ने सक्रिय सहभागिता की। मुरादाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ने लोगों में भैंसा उत्पन्न कर दिया था। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जोरों पर शुरू हो गई थी, जिससे अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होने लगी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से देश भर के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश दिए। केंद्र सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए साई हॉस्पिटल में तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है।
कोरोना की थर्ड वेव चल रही है जो कोविड-19 की पहली और दूसरी से भी अधिक गंभीर हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी और थर्ड वेव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्री साईं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करके अच्छा प्रयास किया गया है। साईं हॉस्पिटल मुरादाबाद जिले का एकमात्र ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया है जिसके पास उच्च क्षमता वाला अपना मेडिकल ऑक्सीजन का जनरेटर प्लांट होगा। आपको बता दें कि श्री साईं हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा की गई। आज हम लोगों ने एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का शुभारंभ किया है। 300 लीटर पर मिनट की इसकी क्षमता है जो 40 बेड्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। पिछले दिनों कोविड में इसकी कमी देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया सभी बोर्ड के मेंबर्स ने कि एक ऑक्सीजन जनरेटर लगाया जाए जिससे कभी अस्पताल में किसी चीज़ की कमी नहीं हो। तो आज ये हम लोगों ने ये बनारस से लिया है ये प्लांट और इसकी आजकल AHU क्या है ये चलिए ये उस टेक्नोलॉजी से है, रिसेंट टेक्नोलॉजी से, और ये फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि मरीजों की अच्छी सेवा कर सकें। उद्घाटन में हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर VK गोयल, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गोयल, डायरेक्टर संजीव गोयल, अजय गोयल, नितिन कुमार, दिव्या गोयल, रवि कुमार, ऋतु कुमार के साथ साथ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रीतम वाला, प्रशासक विवेक सिंह, डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक और जहां विश्व भर में शांति की अपील की जा रही है तो वहीं मुरादाबाद जनपद में 27 मार्च से लेकर 19 मार्च तक विश्व शांति के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति की ओर से इस महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक और जहां विश्व भर में शांति की अपील की जा रही है तो वहीं मुरादाबाद जनपद में 27 से 29 मार्च तक विश्व शांति के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति की ओर से इस महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के पदाधिकारी राजीव अग्रवाल ने बताया कि 26 वर्षों से महायज्ञ का अनुष्ठान करा रहे हैं। 27वां वर्ष है और पिछले वर्ष भी कोरोना काल को देखते हुए संस्था की ओर से औषधीय यज्ञ किया गया। इस वर्ष भी कोरोना काल और हमारे जो विश्व के देशों पर संकट आया है उसको दूर करने के लिए, प्राकृतिक विपदाओं से दूर करने के लिए, मुक्त करने के लिए, विश्व शांति के लिए एक महायज्ञ करने जा रहे हैं। 27, 28, 29 मार्च को यह यज्ञ आयोजित किया जाएगा। हम विगत 26 वर्षों से महायज्ञ का अनुष्ठान करा रहे हैं। ये 27वां वर्ष है और 27वें वर्ष में भी पिछले साल को भी हमें कोरोना काल को देखते हुए एक विभिन्न प्रकार का यज्ञ किया था, औषधीय यज्ञ जी औषधीय यज्ञ किया था। इस बार भी कोरोना काल और जो हमारे विश्व में देशों पे संकट आया हुआ है उसको दूर करने के लिए, एक प्राकृतिक विपदाओं से मुक्त करने के लिए हम एक विश्व शांति के लिए महायज्ञ करने जा रहे हैं जो 27, 28, 29 मार्च तक कहाँ पर आयोजित होगा ये एवरग्रीन कंपाउंड सिविल लाइंस, जिसके संबंध में एक 27 मार्च को कलश यात्रा निकाली जाएगी जो सनाई मंडल से एवरग्रीन तक है, जिसमें लगभग 251 कलश। आपको बता दें कि महायज्ञ का आयोजन एवरग्रीन कंपाउंड सिविल लाइन क्षेत्र में होगा जिसके संबंध में 27 मार्च को एक कलश यात्रा निकाली जाएगी जो शहनाई मंडप से एवरग्रीन कंपाउंड तक जाएगी जिसमें लगभग 251 कलश होंगे। मुरादाबाद में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुरादाबाद के कटघर थाने में एक इवेंट आयोजक ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ फरवरी 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था और सोनाक्षी सिन्हा सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी के वारंट इस मामले को लेकर न्यायालय ने जारी कर दिए हैं। वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा जेल जाएंगी या उन्हें बेल मिलेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मुरादाबाद बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुरादाबाद के कटघर थाने में एक इवेंट आयोजक ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ दायर इस मुकदमे ने अब रफ्तार पकड़ ली है और सोनाक्षी सिन्हा समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी के वारंट न्यायालय ने जारी कर दिए हैं। मुरादाबाद जनपद के रहने वाले प्रमोद शर्मा जो कि इवेंट आयोजक हैं, उन्होंने अपने इस
इवेंट के लिए सोनाक्षी सिन्हा को अभिषेक सिन्हा के माध्यम से लगभग 90 लाख रुपए की धनराशि दी थी। आरोप है कि सोनाक्षी सिन्हा इनके इवेंट में नहीं आई और अभिषेक सिन्हा ने उनके पैसे भी वापस नहीं किए। इस पर इवेंट आयोजक प्रमोद शर्मा ने कटघर थाने में सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा को सम्मन भी जारी किया और काफी समय से न्यायालय में ये मुकदमा चल रहा था, जिसने अब रफ्तार पकड़ ली है। न्यायालय ने सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं, जिससे इवेंट आयोजक प्रमोद शर्मा अपनी इस जीत पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखो, ये मामला एक सेलिब्रिटी से जुड़ा होने की वजह से बड़ा फेमस मामला है और इनका इन्फ्लुएंस इतना रहता है कि लीगल प्रोसीडिंग को भी कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस में लेकर रोकने की कोशिश ये लोग करते हैं। मामला ये सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, उन्होंने प्रमोद शर्मा जी के साथ फ्रॉड किया। प्रमोद शर्मा जी ने थाना कटघर में इनके अगेंस्ट 420-406 की FIR दर्ज करवाई। उस FIR के खिलाफ ये हाईकोर्ट गए, वहाँ से अरेस्ट स्टे ले आए। इन बिटवीन इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुआ और ये पाया गया कि प्रमोद सिन्हा जी के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करके पैसों का गमन किया है और उसमें चार्जशीट लगी। सोनाक्षी सिन्हा उस चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट जाने के बाद उन्होंने वो हाईकोर्ट का ऑर्डर जो प्रोसीडिंग स्टे का था यहाँ कोर्ट में फाइल किया और उसके बाद वो उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट ने नहीं की लोअर कोर्ट में। इस बीच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि कोई भी स्टे 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता, उसकी मियाद 6 माह है। इनका जो स्टे था वो 6 महीने से ज़्यादा क्रॉस हो चुका था। एशियन सरफेसी वर्सेज स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि कोई भी स्टे 6 महीने के बाद यदि स्पीकिंग ऑर्डर से एक्सटेंड ना किया गया हो तो वो स्टे ऑटोमेटिकली ख़त्म माना जाएगा। क्योंकि इनका स्टे 2 साल पुराना था और किसी स्पीकिंग ऑर्डर से एक्सटेंड नहीं किया था, इन सब क्वेश्चनों को और ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस जजमेंट को, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लाइट में DO लेटर भी जारी किया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कि इसकी इमीडिएट कंप्लाइंस की जाए स्ट्रिक्टली। ऑनरेबल ACGM 4 कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं और इनका जो स्टे बता रहे थे उस स्टे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे ख़त्म कर दिया है। अब सोनाक्षी सिन्हा को मुरादाबाद आके सरेंडर करके अपनी प्रॉपर बेल करवानी पड़ेगी। ये भविष्य के गर्भ में है कि सोनाक्षी सिन्हा जेल जाएंगी या उन्हें बेल मिलेगी। अब सोनाक्षी सिन्हा जेल जाएंगी या उन्हें बेल मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में अंतरमंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मैच इंजीनियरिंग विभाग और RPF के बीच खेला गया, जिसमें RPF ने बेहतर प्रदर्शन कर चैंपियन ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। मुरादाबाद रेल मंडल में चल रहे अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट में इंजीनियरिंग शाखा और RPF ने सेमीफाइनल में प्रतिद्वंदियों को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहला सेमीफाइनल मैच वाणिज्य शाखा और इंजीनियरिंग शाखा के बीच खेला गया, जिसमें वाणिज्य शाखा पहले खेलते हुए 20 ओवर में 164 रनों का स्कोर खड़ा कर चुकी, जिसमें कि दिलीप ने 56 और श्याम ने 52 रनों का योगदान दिया। इंजीनियरिंग शाखा ने बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंजीनियरिंग शाखा की तरफ से सर्वाधिक 72 रन प्रदीप ने बनाए और आदेश ने 41 रन और दीपक ने 35 रनों का योगदान दिया। दूसरा सेमीफाइनल मैच परिचालन शाखा और रेलवे सुरक्षा बल शाखा के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर परिचालन शाखा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रनों का स्कोर बनाया, जिसमें सर्वाधिक 74 रन बनाकर महेश नाबाद रहे। इसके अतिरिक्त उचित ने 30 रन और पवन ने 43 रन बनाए। जवाब में RPF की टीम ने 2 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल की। RPF की टीम के 6 विकेट गिरे और RPF की ओर से खलील ने नाबाद 66 रन बनाए और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। ये टूर्नामेंट हमारा 19 तारीख को शुरू हुआ था। इसमें 12 टीमों ने भाग लिया और आज इसका फाइनल RPF और इंजीनियरिंग के विभाग के बीच खेला गया, जिसमें RPF की टीम विजेता रही। क्या उद्देश्य रहा पूरे टूर्नामेंट में? पूरे टूर्नामेंट का यही उद्देश्य है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए। सर्विस क्लास आदमी, रेलवे की नौकरी ऐसी है कि उसको टाइम नहीं मिलता है, जिससे उसका जरा मन और स्वास्थ्य के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिता कराई गई। मैच में अंपायर रफी हुसैन, रजत शर्मा, राकेश त्यागी और शांतम गुप्ता रहे। मैच के दौरान मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन और समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने पहुंचकर सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यूं तो
सफाई के लिए प्रशासन समय समय पर अभियान चलाता रहता है, लेकिन इन सफाई कर्मियों के होने के बावजूद भी मुंडा पांडे के ग्राम प्रधान गांव के अंदर खुद ही साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। दरअसल मुंडा पांडे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अपना काम खुद ना करके अपना काम गांव के ही अन्य लोगों से गांव में सफाई का काम करवाते हैं, जिसके चलते मुंडा पांडे के ग्राम प्रधान गांव के अंदर खुद ही साफ सफाई कराने में जुटे हुए हैं। उन्हीं की तरह क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान अपने गांव में सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई कराने में लगे हुए हैं। इससे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक कुछ सफाई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो जिस गांव के अंदर तैनात हैं उस गांव के अंदर वो कभी नहीं जाते हैं और अपनी जगह सफाई के लिए गांव के किसी शख्स को पकड़कर सफाई कराते हैं। इस संबंध में जब एक सफाई कर्मचारी से बातचीत की गई तब उसने बताया कि उसे 6,000 रुपए दिए जाते हैं और वो 8 दिन में केवल एक बार ही गांव की सफाई करता है। जिस सफाई कर्मचारी की गांव के अंदर ड्यूटी लगी है वो कभी नहीं आता, जिसकी वजह से गांव के अंदर नालियों में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और नालियों का पानी सड़क पर आ जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा पूरे मुंडा पांडे में काफ़ी अच्छे तरीके से स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है और वो बार बार निगरानी रखते हैं और हमारे यहाँ पर ट्रॉली भी पर डे चल रही है, उसमें कूड़ा काफ़ी अच्छे तरीके से डल रहा है और गांव के भी लोग सहयोग दे रहे हैं और अच्छे तरीके से हमारे ग्राम पंचायत में काम हो रहा है और सफाई कर्मचारी भी पूरा सहयोग दे रहे हैं और अधिकारियों का भी आवागमन हो रहा है और इससे हमारे गांव में सफाई सुथराई और अभी प्रधान जी ने छिड़काव भी कराया था। सभी सफाई कर्मचारी भी मुंडा पांडे में पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। वो ब्लॉक से आते हैं और अपना काम पूरी इच्छा पूर्वक और सावधानी पूर्वक करते हैं। इससे हमारे गांव का काफ़ी सुधार हो रहा है सफाई में। ग्राम प्रधान मुंडा पांडे से जब बात की गई तब बताया कि मुंडा पांडे बाजार में सीडीओ साहब का एक प्रोग्राम है। ग्राम प्रधान शिव कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। ये हमारे जो है सीडीओ साहब का मुंडा पांडे ब्लॉक के अंदर उनका दौरा है और ये विशेष अभियान सफाई की तरफ भी चल रहा है और जो हमारे क्षेत्र में जिस तरीके के विकास हो रहे हैं, जो अभी तक कार्य प्रगति पर है, उनका निरीक्षण करेंगे और उच्च अधिकारियों के साथ पूरी टीम आ रही है। दिन सोमवार को 7 मार्च को यहाँ जो है बहुत बड़ा सर्वे होगा। जिस तरीके का भी विकास चल रहा है उन पर दौरा किया जाएगा और जो भी अधूरे रह गए हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ति कराने के लिए कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। फिलहाल ग्राम प्रधान के मुताबिक अब लोग सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। जिले में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र में प्रोफेसर अविनाश चंद्र के घर हुई चोरी में फरार अभियुक्त को थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले प्रोफेसर अविनाश चंद्र जो अपने पुत्र से मिलने अमेरिका गए हुए थे और उनके घर पर उनका नौकर मौजूद था, तभी शाम के समय एक युवक अपने घर पहुंचा और नौकर से कहा कि वो मिठाई देने आया है, जिस पर नौकर ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठा दिया। तब युवक ने पानी पीने के लिए मांगा और जब नौकर पानी लेकर आया तो उस युवक ने नौकर पर हमला कर दिया और अपने साथियों को बुला लिया। वहां रखे सोने और चांदी का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसमें कोतवाली पुलिस ने 4 युवकों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था और बाकी की तलाश जारी थी। इसमें 2 युवक बिजनौर के चालू रहने वालों को अभी कुछ दिन पूर्व पुलिस जेल भेज चुकी है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आज गिरफ्तार करके भेज दिया है। बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। थाना क्षेत्र के गांव भावपुरा गोसीपुरा गांव रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब मेहनत मजदूरी कर एक युवक घर वापस जा रहा था, जिसको अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया। खबर मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र से, जहां गांव भावपुरा गोसीपुरा गांव रोड पर बीती रात्रि के समय उस वक्त हड़कंप मच गया था जब मेहनत मजदूरी कर एक युवक घर वापसी कर रहा था, जिसमें अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने युवक की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारकर उसको कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हादसे को अंजाम देकर वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। कचनार गांव मृतक युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और ये सब देखकर सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और आक्रोशित होकर मृतक परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और डेड बॉडी का पंचनामा भर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गयी। हादसे में जो भी लिप्त वाहन पाया जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। कौन से गांव के रहने वाले हैं सर आप? सर यहाँ पर जो इतनी भीड़ भाड़ हुई है, क्या घटना घटित हुई है आज? ये एक्सीडेंट हुआ था।
सर जिनका एक्सीडेंट हुआ वो आपके क्या लगते हैं? ये भाई है मेरा बड़ा। बड़े भाई हैं आपके? कौन से गांव के रहने वाले हैं? कचनाल। सर ये घटना जो घटित हुई है किस वाहन से ये घटना हुई है सर? ये तो किसी को नहीं पता। डंपर। अच्छा सर, तो अब यहाँ पर आपसे मतलब थाना भगतपुर पुलिस कोई आके मिला आपसे अभी तक? मिले थे, वो तो पिन्नी लेकर आने के लिए भर के ले आने तैयार थे। डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार थे? पिन्नी लाए थे जी। और कब भरो एम्बुलेंस लेकर आए, कब भर कर चलो जी। सर इस प्रकरण में आप अब क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं सर। कानूनी कार्रवाई। अभी आप तक आपसे आके किसी पुलिस कर्मी ने या किसी एसओ साहब ने, दरोगा ने कोई बात की? किसी ने कोई बात नहीं की साहब, वो तो भरने के लिए तैयार थे, उठा कर चलो 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 और ऐसा बोल रहे थे वो। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं उठाने दिया उनकी, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। वहाँ के निवासी हैं, लगभग 30 वर्ष की उम्र होगी, अरविंद हैं, जिनके पिताजी का नाम राधे श्याम है। उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उसी को लेकर के ग्रामीणों में रोष था, क्योंकि पूर्व में भी एक बार एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुका है। तो ग्रामीण इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ थे कि इसके लिए कोई अस्थायी प्रबंध किया जाना चाहिए जिससे एक्सीडेंट को हम लोग रोक सकें। हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि यहाँ पर ब्रेकर वगैरह भी हम लोग लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि दिन के समय भारी वाहन यहाँ पर न चलें। जिस समय जनता का आवागमन ज़्यादा रहता है उस समय भारी वाहन न चलें। अच्छा, क्या परिजनों ने कोई तहरीर वगैरह दी? परिजनों ने अभी तहरीर दी है एक्सीडेंट की अज्ञात में, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे वगैरह से फुटेज निकाल करके हम लोग किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो भी चिन्हित करेंगे और इसमें जो परिजनों की मदद हम लोग कर सकते हैं, सरकारी सहायता जितनी उपलब्ध करा सकते हैं वो सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे और परिजनों के साथ हमारी संवेदना भी है, उनके साथ हम खड़े हैं। वहीं पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। मृतक युवक मेहनत मजदूरी कर अपने परिजनों का पालन पोषण करता चला आ रहा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई और सभी परिवार में शोक की लहर है और रो रो कर सभी का बुरा हाल है। थाना सिविल लाइन पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। दरअसल मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा एक बार फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस को कामयाबी मिली। वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों ने अपने साथी का नाम बताते हुए उसे 25,000 का इनामी बदमाश बताया। वहीं कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर सिविल लाइन रविंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए थे और युवक चेतन पुत्र जयपाल निवासी आदर्श नगर कॉलोनी थाना सिविल लाइन को थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि थाना कोतवाली, थाना असमोली और अन्य थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला बदमाश चेतन निकला। वहीं इंस्पेक्टर सिविल लाइन रविंद्र प्रताप सिंह एसएसआई सिविल लाइन चौकी फकीरपुरा प्रभारी क्राइम ब्रांच के ज्ञानचंद्र के साथ 25,000 के इनामी बदमाश चेतन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मीडिया से बातचीत में इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने बताया कि पकड़े गए चेतन पर कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं और वो कई बार जेल भी जा चुका है। असमोली में लगातार वारदातों को करने के बाद वो फरार हो गया था, जिसके बाद इस पर गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसपी सिटी ने इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शामिल सभी लोगों की पीठ भी थपथपाई है। बिजनौर के नजीबाबाद थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया। दरअसल बिजनौर के हल्दौर निवासी सुनील कुमार नजीबाबाद के गांव चौगावा के ग्राम प्रधान के घर पर अनाज के कट्टे चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद में ग्राम प्रधान ने डायल 112 को सूचना दी और आरोपी सुनील को डायल 112 के हवाले कर दिया। जिसके बाद में डायल 112 ने सुनील को नजीबाबाद थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां पर रात्रि में किसी वक्त सुनील की मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में अचानक हुई सुनील की मौत के बाद थाने में तैनात थाना प्रभारी के होश उड़ गए। सर मामला ये हुआ, लगभग सुबह मेरे पास कॉल आती है, जो हमारी बुआ का लड़का है उनकी कॉल आती है बड़े वालों की, कि वो क्या नाम जो है कि सुनील जो है थाने में है और वो थाने में मर गया। हम डर डरा के गाड़ी से थाने पहुँचे। सीधे थाने पहुँचने के बाद हम 10 मिनट बैठे रहे थाने में। मैंने एक दरोगा जी से पता करा, मैंने जी कैसे मरे हैं, क्या हुआ है, कहाँ मरे, यानी वो बॉडी तो चले गई और मर गए वो। उन्होंने हमें बताने की वो नहीं करी। फिर 10 मिनट के बाद एक दरोगा जी से और पूछा, उन्होंने कहा कि भाई प्रधान जी के यहाँ चौगांव में चोरी कर रहा था और 112 नंबर उसे थाने लाई। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर वो थाने लाई है तो मर कैसे गया।
तो मैंने या तो उन्होंने मारा या आपने मारा। तो वो कहते हैं तुम तो बातें बना रहे हो, तो हम सीधे चुपचाप होकर बाहर आ गए। अब गांव में हमने आके पता करा तो गांव वालों ने, प्रधान जिनके यहाँ चोरी हुई है, उन्होंने हमें बात बताई कि जी हमारे अनाज के गट्टे उठा रहे थे और हमने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर को मुजरिम को सौंप दिया। सौंपने के बाद जो है वो ले गई थाने में, और थाने में ले जाने के बाद जो है वहाँ यहाँ से सही सलामत गए, वहाँ जाके जो है सुना के वो मर गए। तो आप इसकी मौत का जिम्मेदार किसको पुलिस मानते है, हैं? नजीबाबाद थाना है। आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहिए हमें। क्यों मारा? पुलिस मारने के लिए है या पब्लिक की सेवा करने के लिए है? वहीं रोते बिलखते थाने पहुंचे सुनील कुमार के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा काटा। आखिर में देखते देखते भारतीय किसान यूनियन के लोग भी वहां पर पहुंच गए और घंटों तक वार्ता का दौर शुरू हो गया। फिलहाल मृतक सुनील के परिजनों ने नजीबाबाद पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। थाना कटघर की चौकी रामपुर चौराहे पर एक युवक के अवैध चाकू लेकर घूमने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद चौकी प्रभारी द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है। मुरादाबाद जनपद की थाना कटघर की चौकी रामपुर चौराहे पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि एक युवक क्षेत्र का ही है, मछली बाजार में अवैध चाकू के साथ घूम रहा है, जिस पर चौकी प्रभारी रामपुर दोराहा पंकज यादव द्वारा संज्ञान लेते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा और अपने साथ चौकी ले आए। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से पुलिस को एक अवैध चाकू बरामद हुआ, जिस पर चौकी प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल मेडिकल के लिए ले गए। फिलहाल आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव मुनीमपुर के निकट मुनीमपुर गुड़िया मार्ग पर सड़क किनारे खड़े पीपल के पेड़ से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर तेंदुए की मौत हो गई। ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव मुनीमपुर निवासी दीपक कुमार पुत्र कौशल सिंह के गन्ने का खेत मुनीमपुर मुड़िया मार्ग है। खेत के निकट खड़े पीपल के पेड़ के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। बीती रात तेंदुए गन्ने से खेत से निकली पीपल के पेड़ चढ़े तो तेंदुआ हाई टेंशन की चपेट में आ गया, जिससे बीती रात तेंदुआ गन्ने से खेत से निकली पीपल के पेड़ पर चढ़ा तो तेंदुआ हाई टेंशन की चपेट में आ गया, जिससे तेंदुए के विद्युत करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार को सुबह जब किसान दीपक कुमार अपने खेत पर पहुंचा तो पीपल के पेड़ के नीचे मृतक तेंदुए को देखा। इस पर किसान तेंदुए की मौत की सूचना ग्रामीणों सहित वन विभाग और कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर वन विभाग के एसडीओ सत्येंद्र कुमार चौधरी, वन क्षेत्राधिकारी हरज्ञान सिंह, वन दरोगा कपिल देव, आनंद प्रकाश उपाध्याय, कपिल कुमार और पुलिस टीम भी मौके पर जा पहुंचे, जहां वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग पर स्थित गुदड़ वाले बाबा स्थान पर शिव मंदिर में घुसकर शरारती तत्वों ने एक बार फिर से 10 साल बाद भगवान शिव और भगवान गणेश और शनिदेव की मूर्तियां खंडित कर अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। दरअसल ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग पर स्थित कोतवाली क्षेत्र के गांव तरफ दलपत में हाईवे पर शिव मंदिर है। ये स्थान बाबा गुदड़वालों के नाम से जाना जाता है। मंदिर में सुबह आरती और दीप प्रज्वलित करने और साफ सफाई रखने और पूजा अर्चना के लिए बाबा जयपाल गिरी रहते हैं। शनिवार को सुबह जब मंदिर के पुजारी ने उठाकर देखा तो शिव मंदिर में लगी भगवान शिव और भगवान गणेश और शनि देव की मूर्ति भी खंडित देखी, तो इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। मंदिर पर मूर्तियां खंडित होने की सूचना पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी तो मंदिर में मूर्तियां खंडित होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मंदिर से मूर्तियां खंडित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए ग्रामीणों को शांत कर दिया। कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, बल्ब भी सब फ्यूज कर दिए। तो कौन कौन सी मूर्ति खंडित हुई महाराज जी? गणेश की है, भोले शंकर की है और शनि महाराज की है। अच्छा, तो आपको कब किस समय पता चला? मैं तो सवेरे 4:30 बजे पता लगा। तो फिर आपने सूचना गांव वालों को दी? फिर गांव वालों को फोन करके बता दिया था। अच्छा, ठीक। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने पुलिस को मौके पर तहरीर देकर अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व ग्राम प्रधान अमर सिंह और ग्रामीण पंकज कुमार व अजय कुमार ने बताया कि करीब 10 वर्ष पूर्व भी शरारती तत्वों ने हनुमान की मूर्ति खंडित कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन और ग्रामीणों से सहयोग से पुनः हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर मामले को शांत करा दिया गया था। उन्होंने बताया कि 15 दिन पूर्व अज्ञात चोर मंदिर परिसर में लगे नल की भी चोरी करके ले गए थे। मूर्तियां खंडित कर इस बार भी क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने के लिए प्रयास किया गया है।
ये घटना आप लोगों को कब पता चली? ये घटना हमें सुबह 5 बजे पता चली। जब महाराज जी मंदिर में उठे तो उन्होंने देखा कि इस तरह की दुर्घटना हुई है, तो इन्होंने गांव में अवगत कराया और हम लोग उसी समय यहाँ आ गए। प्रशासन को कब आपने इन्फॉर्म किया? प्रशासन को पहले हमने 112 पे कॉल किया, उन्हें बताया तो प्रशासन से मदद मिली, वो लोग आ गए। उसके बाद थाने में खबर की गई तो थाने से भी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, ये घटना पहले भी सुना हमने कि पहले भी कभी हुआ था? पहले भी एक बार ये घटना हो चुकी है। 10 साल पहले भी ऐसा गाँव में घटनाक्रम घट चुका है। अच्छा, चलिए और धन्यवाद। अभी हमारी प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि इस कार्य को दुरुस्त कराया जाए। जो भी यहाँ दुर्घटना घटी है इसको संज्ञान में लेते हुए और जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है इनको फिर से ठीक किया जाए और गांव का जो मंदिर है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए। इस गांव का पूरा नाम क्या इस गांव का नाम ग्राम तरफदलपत, तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद है। ठीक है, थैंक यू। पंकज कुमार। मूर्तियां खंडित होने से हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। सास बहुओं की लड़ाई के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन कभी कभी ये नोकझोंक एक बड़ी घटना बनकर सामने आती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है इस घटना में। एक बहू अपनी ही सास के खून के प्यासी बन गई। जी हाँ, दरअसल मुरादाबाद शहर के मजोला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पुत्रवधू पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायल महिला को उपचार व मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। बताते चले कि मझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार में रहने वाली महिला इमवती पत्नी प्रेम के साथ उनकी बड़ी बहू गीतांजलि ने पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट की। मारपीट के विषय में जानकारी देते हुए घायल महिला की छोटी बहू सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि जेठानी गीतांजलि की बेटी अपनी दादी इमवती के पास सोती थी और जब उनकी जेठानी ने अपनी बेटी को दादी के पास सोने से मना किया तो उनकी बेटी घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई। इसी विवाद के चलते जेठानी गीतांजलि ने सास इमवती के साथ मारपीट की और सिर में गिलास मारकर उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। ऐसा था, उनकी लड़की ना गलत उसमें हो गई थी। अच्छा। तो वो उनकी मम्मी ने कुछ देखा होगा। ये सोती थी, उनकी पोती ना यहाँ पे सोती थी मम्मी के पास। अच्छा। तो वो इस मारे में बैठ सोती थी तो उन्होंने मना कर दी थी कि हमारी बेटी को नहीं सुलाना आप। तो मम्मी 15 दिन में तो घूम के आई थी, शादी में गई थी। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने हमसे इनके पीछे गई थी, बोली ये कह रही थी कि हमारी सास आ जाए तुम्हारी। वो मम्मी से मतलब नहीं रखती थी, तो वो कह रही तेरी सास है, तो अपनी सास से कह दिए मेरी बेटी को नहीं सुलाए। अच्छा। तो हमने नहीं सुलाया। जिस दिन वो आ गई तो हमने उनसे मना कर दी थी, हमने चाहना ऐसा है तो मम्मी मना कर रही है, अम्मा से ना बोलना, नहीं सोना उनके पास, ठीक है, अपने घर में कहीं पे भी सो। तो उन्होंने सो दिया। रात इस मामले में ये वो लड़की ये कह रही थी कि हमारी मम्मी मना क्यों कर रही है। अच्छा। है तो वो कह रही, तो वो लड़की जाने लगी कि मैं अम्मा पापा नहीं सोने दोगी, मैं जा रही हूँ बाहर। उन्होंने कपड़े पैक कर लिए, बैग, बाहर निकल गई थी। वो निकलने के बाद फिर ये कहने लगी कि अगर मेरी लड़की को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम सब होगो, सबको फंसाऊंगी। अच्छा। लड़की की माँ कहती है। अच्छा। ये बात। तो इनके अम्मा का क्या नाम है इनका? इमवती। इनके किसने मारा है? जेठानी, इनकी बहू ने सबसे बड़ी। क्या मारा है इनके? क्या मारा है? चाय का गिलास, चाय पी रही थी। हाँ। मम्मी बैठी थी दुकान में, तो दुकान में बैठी थी ना, गेट के बाहर वो खड़ी हुई थी आगे वाले गेट पे। मम्मी दुकान में थी, चाय थी उनके हाथ में, पहले चाय फेंक दी, फिर इनके हाथ वो गिलास मार दिया। वहीं अब देखना ये होगा कि सास बहू के इस मामलों को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। थाना मजोला क्षेत्र स्थित खुशहालपुर बैंक कॉलोनी में गैस पाइपलाइन का कार्य करते समय पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दादी और पोती गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना मझोला क्षेत्र स्थित खुशहालपुर बैंक कॉलोनी में गैस पाइपलाइन का कार्य करते समय पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें दादी पोती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को तुरंत उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनका उपचार किया गया। वही घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता खुशी मिश्रा द्वारा बताया गया कि उनके घर में लगी गैस पाइपलाइन लीक हो रही थी, जिस पर उन्होंने कंपनी के लोगों को बुलाकर उसे चेक कराया। उसी में घर के बराबर में गड्ढे करने को लेकर उनके चाचा विजय मिश्रा का विवाद क्षेत्र के रहने वाले पप्पू सैनी से हो गया, जिस पर पप्पू सैनी ने अपने साथियों के साथ उसके चाचा विजय मिश्रा के साथ मारपीट करने लगे, जिस पर शोर सुनकर खुशी मिश्रा और उनकी दादी सुशीला मिश्रा बीच बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया। हमारे पड़ोसी पप्पू सैनी उन्होंने अटैक कर दिया था, क्योंकि उनके चाचा के साथ वाद विवाद हो गया, तो वो चाचा को मारे थे। हम लोग बचाव करने के लिए गए तो 8-10 लोगों ने हम पर भी अटैक किया। किस बात को बेटे झगड़ा हुआ? किस बात को? वो पाइपलाइन के लिए कुछ हो रहा था, चाचा ने खोदने से मना कर, मतलब खोदने के लिए वो कह रहे थे, लेकिन पप्पू अंकल ने मना कर दिया। तो कौन कौन घायल हुआ है?
मैं हुई हूँ, मेरी दादी हुई क्या है। नाम है दादी का आपकी? सुशीला मिश्रा। सुशीला मिश्रा। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, क्या कहा पुलिस ने? वो एक्शन ले रहा है। अच्छा अच्छा, अब कहाँ आए आप? अभी मैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। फिलहाल घायलों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बिजनौर में पेट्रोल पंप के निर्माणाधीन गहरे गड्ढे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल होना बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद ही पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारी मौके से फरार हो गए। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के चक्कर रोड स्थित भीम पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर एक गहरे गड्ढे का निर्माण हो रहा था। गड्ढे का निर्माण कर रहे अचानक मलबे में दबकर 3 मजदूर लहूलुहान हो गए। मिट्टी की ढाक गिरने से आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद बौखलाए पेट्रोल पंप स्वामी और कर्मचारी मजदूरों को निकालने की बजाय मौके से भाग निकले। बमुश्किल किसी ने मजदूरों के परिजनों को सूचना दी और सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जेसीबी के माध्यम से रेस्क्यू कर मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। तो मजदूरी कर रहा था यहाँ पे, अभी वो यहाँ पे मट्टी में दब गया है, और जैसे ही वो दबा तो ये भीम वाले हिस्सा पेट्रोल पंप वाले छोड़ कर भाग गए, ठीक है ना। और जब ये भाग गए तो हम पर सूचना मिली कि ऐसा ऐसा बात हो गई, तो हम अब तो हमने पूरी सेफ्टी हम ले पाए। उसके बाद हमारा जो हमारे भैया थे प्रधान जी, उन्होंने जेवी से मंगवाई यहाँ पे, और हमने जेवी से मंगवा कर उसे निकलवाया, और ये जो थे ये भाग गए, अब वो निकला उसमें से मारा हुआ। कितने मजदूर दबे थे? कितने मजदूर दबे थे इसमें? क्या? 2 पहले निकाल लिया था, एक को पहले निकाल दिया, वो बच गया। अच्छा, पुलिस आ गई थी यहाँ? पुलिस तमाशा देख रही थी जब उसे निकाले थे ना। गुस्साए मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने पेट्रोल पंप स्वामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। लगातार बढ़ रही सड़क हादसों की संख्या से जहां लोगों में खौफ है, तो वहीं इन हादसों में रोज कोई ना कोई अपनी जान गंवा बैठता है। फिर भी इस रफ्तार के कहर पर विराम नहीं लग पा रहा है। इसी कड़ी में एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब अज्ञात वाहन ने बैंड मास्टर को टक्कर मार दी। लगातार बढ़ रही सड़क हादसों की संख्या में जहां लोगों में खौफ है, तो वहीं इन हादसों में रोज कोई ना कोई अपनी जान गंवा बैठता है। फिर भी इस रफ्तार के कहर पर विराम नहीं लग रहा है। इस कड़ी में एक दिल दहलाने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर तारों वाले कुएं निवासी रईस, जो शादियों में बैंड बजाने का काम करता है, वो अपने घर से बुकिंग लेने के लिए कोकरपुल बाइक से जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे तुरंत ही एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। साथ ही घटना की सूचना घायल के परिजनों को दे दी गई है। वहीं देखना होगा कि इन दिल दहला देने वाले हादसों की रफ्तार पर कब तक ब्रेक लगती है। आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है जब मंगाया कुछ था और डिलीवरी किसी और चीज की हुई। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त फोटो में जो चीज पसंद आती है, डिलीवरी उससे बिल्कुल अलग प्रोडक्ट की होती है। ऐसे में जब आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो ना तो फोन लगता है और ना ही ईमेल के जरिए कोई जवाब आता है। इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग में नकली प्रोडक्ट खरीदने से बचना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वहीं कुछ ऐसा ही इस मामले में हुआ। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। अगर आप भी करते हैं ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग तो ये खबर आपके लिए है जरूरी। मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक युवक ने एक ऑनलाइन कंपनी से ट्यूबलेस टायर मंगाए थे और युवक के पास जब कंपनी का पार्सल पहुंचा तो उसने जब पार्सल खोलकर देखा तो उसमें ट्यूबलेस टायर की जगह बाइक की ट्यूब निकली। ये देख युवक हैरान रह गया। इस पर पीड़ित युवक ने ऑनलाइन कंपनी में शिकायत की, मगर युवक की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हार मानकर पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई। मझौला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर में रहने वाले युवक जमशेद आलम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने 17 तारीख को एक ऑर्डर दिया था। अमेज़न पर उन्होंने जो ऑर्डर दिए थे वो अपोलो टायर के 2 ऑर्डर थे। उसका ऑर्डर उन्हें 23 तारीख को मिला और ऑर्डर मिलने के बाद जब उन्होंने पार्सल खोला तो उसमें एक बाइक की ट्यूब मिली। उन्होंने कहा कि 2 अपोलो के टायर का ऑर्डर किया था और जो उन्हें कोरियर प्राप्त हुआ उसमें बाइक की ट्यूब मिली है।
जमशेद आलम ने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने अमेजॉन कंपनी में की है और मुरादाबाद के अमेजॉन के वेयर हाउस पर भी गए, मगर वहां उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अपने जो ऑर्डर किया था वही डिस्पैच किया गया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और कोई रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं होगा। घटना सर ये मैंने एक ऑर्डर दिया था 17 तारीख को अमेजोन पे, तो उसमें मैंने जो ऑर्डर दिया था वो अपोलो ट्यूबलेस टायर 2 ऑर्डर दिए थे मैंने, तो इसका मुझे पार्सल 23 तारीख में मिला और 23 तारीख में मिलने के बाद में जब मैंने वो पार्सल खोला तो उसमें एक बाइक की ट्यूब मुझे प्राप्त हुई। आपने ऑर्डर टायर का किया था? जी, अपोलो के टायर का किया था मैंने ऑर्डर, और 2 टायर थे उसमें। कोरियर में क्या आया? कोरियर में मुझे ट्यूब मिली है बाइक की। इसकी आपने कहाँ शिकायत की? इनकी शिकायत मैंने वैसे तो कंपनी ने भी दी है, अमेजोन की जो कंपनी है, और उसके बाद में मुरादाबाद वेयर हाउस जो है इसका अमेजोन का, मैं वहाँ भी गया था और दोनों जगह मेरी कोई सुनवाई नहीं की। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कह दिया है कि हमने यहाँ से बिल्कुल जो आपका ऑर्डर था वही डिस्पैच किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और कोई रिफंड या रिप्लेसमेंट कोई नहीं मिलेगा। कोई कानूनी कार्रवाई भी आपने? कानूनी कार्रवाई कल मैंने मुरादाबाद के SSP माननीय SSP जी को एक नोटिस भिजवाया था, एप्लीकेशन, तो उन्हें बोल रहे थे कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए SSP कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमशेद आलम ने ये कहा कि उन्होंने अपोलो के टायर मंगाने के लिए 12,000 रुपए का पेमेंट किया था। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए SS लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।